नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शख्सियत कार्यक्रम और एक खास शो पॉलिटिकल टॉक्स विद प्रदीप धीमान। आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेजतर्रार नेता हैं। हम यूं कह सकते हैं बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में यूं कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा ठप हो जाता है क्योंकि भारी बरसात हिमाचल प्रदेश में होती है। उसी के मद्देनजर एक ऐसे नेता हमारे साथ आज बैठे हुए हैं जो भरी बरसात में भी अपने जन प्रवास पर लगातार बने हुए हैं। पालमपुर से ये संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तेजतर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। आज पॉलिटिकल टॉक्स विद प्रदीप धीमान में आज के हमारे विशेष मेहमान त्रिलोक कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। धन्यवाद प्रदीप भाई। सर एक सवाल सर, भारी बरसात इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है और यूं कह सकते हैं थोड़ी सी राहत है। जिस तरीके से पिछली बार प्राकृतिक आपदा बहुत बरपी थी हिमाचल प्रदेश के उन लोगों पर, मंडी, खासकर मंडी जिले में, इस बार थोड़ी राहत है और शुक्रगुजार हैं हम लोग ऊपर वाले के। बरसात तो है लेकिन सब कुछ जो है वो सामान्य है। पिछले एक माह से लगातार भारी बरसात के बावजूद जो जल प्रवास आपका है, मैं उस पर आपसे पूछना चाहता हूं किस तरीके से बूथों पर आप जा रहे हैं और इस जन प्रवास के पीछे क्या कुछ नया लेकर आप लोग आ रहे हैं। प्रदीप जी, जो आपने ये प्रश्न किया है बरसात के विषय को लेकर मेरा प्रवास है, ये बिल्कुल सही है कि पालमपुर जैसे क्षेत्र में जी बहुत जबरदस्त बरसात जो है वो होती है और इस बार भी हुई, ऐसा नहीं हुई। और उसके साथ मेरा जो जन प्रवास था वो भी व्यवस्थित तरीके से शुरू था और लगभग आज मैं कह सकता हूं कि 22 जुलाई से मैंने इस प्रवास को शुरू किया था और 22 अगस्त को मेरा जो है ये प्रवास जो है संपूर्ण हो गया है। 87 पोलिंग स्टेशन हमारे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हर बूथ में मुझे जाने का अवसर मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार से संगठन की योजना के अनुसार बूथ में पार्टी का काम खड़ा हुआ है, आज उसके परिणाम मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं और बरसात में भी कार्यकर्ता जो है वो अच्छी तादाद में बैठकों में उपस्थित रहा। लेकिन इस प्रवास में प्रदीप जी एक बात ध्यान में आई कि क्षेत्र की जनता में जो सत्तारूढ़ सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, उसको लेकर भारी आक्रोश है। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक भी ऐसी पंचायत मुझे नजर नहीं आई कि जिस पंचायत में लोगों ने कहा होगा कि ये हमारा जो है काम इस सरकार में हुआ है। चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो परिवहन व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं लोगों ने हर बैठक में जो है इन विषयों को लेकर जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर की है। और लोगों को शायद ये लगता है कि जिस प्रकार से ये चीजें ध्यान में आई है कि सरकार नाम की हिमाचल में चीज ही नहीं है और पालमपुर तो अपने आप को बेकार, जिसको कह सकते हैं भी, यतीम में महसूस कर रहा है कि उनको लगता नहीं है कि हमारा भी यहाँ कोई खैर खवैया है, हमारी कोई यहाँ से कोई चिंता करने वाला है। लोग बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं, बहुत अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो जिस ढंग से पालमपुर के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस अपने संगठनात्मक व्यवस्था को जो है वो खड़ा किया है, मैं ये कह सकता हूँ आज मेरा 1 महीने का जन प्रवास हुआ है कि आने वाले समय में शायद विरोधी अब जो है षड्यंत्र रचने में कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मैंने महसूस किया है। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बार बार ये देखता रहता हूं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम आप लोगों के चले रहते हैं, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, किसी तरीके का विरोधाभास हो, कोई ना कोई कार्यक्रम आप लोगों का यूं कह सकते हैं धरातल पर चला रहता है। अब 25 अगस्त की बात मैं कर लेता हूं। 25 अगस्त को ये चर्चा है कि पालमपुर में युवा आक्रोश रैली आप लोग निकालने जा रहे हैं। क्या मकसद इस रैली का है और चर्चा पर जोर बढ़ा है, क्या कुछ इसमें है, ये मैं थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहता हूं। प्रदीप जी, 25 अगस्त को
हमारे कांगड़ा चंबा के माननीय लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी भी युवा की आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए यहाँ विशेष तौर पर आ रहे हैं। एक महीने पहले पालमपुर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के दोनों मंडलों द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया गया है कि जो सुक्खू की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, जो ये कह रही है कि हम 58 साल की पेंशन वाली पक्की नौकरी देंगे, 5 साल में 5 लाख, उसको लेकर हमने कहा कि एक बार धरातल में हमारा युवा मोर्चा एक प्रवास करेगा अपना और वहां पर इसकी खोजबीन करेगा कि उनके बूथ में या उनकी पंचायत में कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको 58 साल की पक्की नौकरी मिली हो। ऐसे विषयों को लेकर युवा मोर्चा हमारा लगातार प्रवास कर रहा है और 25 तारीख को एक रिपोर्ट के साथ जी उस रैली में शामिल होगा और जो आंकड़ा आएगा कि मेरे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने युवा मोर्चा के कितने युवाओं को 58 साल वाली पक्की और पेंशन वाली नौकरी मिली है, ये 25 तारीख को हम इसकी चर्चा करेंगे लोगों के बीच में। एक बात इसी तरह प्रदीप जी 11 सितंबर को महिला मोर्चा की आक्रोश रैली हो रही है और उन बहनों ने भी आजकल पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाकर ये दस्तक दी है और दी जा रही है कि वो पता कर रही है कि जो उनके खाते में 1500 रुपए आने हैं वो कितनी बहनों के खाते में 1500 रुपए अभी तक आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जानकारी ना लें और सरकार ने उनको 58 साल की नौकरी दी हो या 1500 रुपए उनके खाते में डाले हो, तो फिर वो हमारा स्वभाव भी नहीं ऐसा कि हम बेवजह किसी पर गलत प्रचार और गलत उस पर जो है वो उंगली उठाएं। और जो रिपोर्ट नीचे से आएगी उसकी चर्चा फिर हम महिला मोर्चा के द्वारा जो अभियान शुरू हुआ है उसमें कितनी बहनों के खाते में 1500 रुपए आए उसकी चर्चा हम 11 सितंबर को करेंगे और कितने युवाओं को पक्की नौकरी दी है 58 साल वाली दी है उसकी चर्चा हम 25 सितंबर को करेंगे। जी एक सवाल कपूर साहब एक और निकलकर सामने आता है, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द कैमरा आप कह रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में खराब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरीके से आप इसका विवरण करेंगे, क्योंकि आपने तो ऑफ द कैमरा कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर आदमी जो है वो दर दर भटक रहा है। जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं आपकी सरकार ने उस समय चलाई थी वो सारी योजनाएं बंद है, ये आप कह रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य को लेकर पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की सूरत हाल है? प्रदीप जी पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की तो बात छोड़ो आप, जो हमारा मुखिया सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर जी, जो पालमपुर की नहीं बल्कि हमारे बैजनाथ हो, चाहे मरीसुला हो, चाहे सिंहपुर हो या थोड़ा सा पार्ट मंडी का भी है, जोगिंदर नगर भी है, इस प्रकार के क्षेत्र को जो है वो उसकी सेवा में ये हॉस्पिटल काम करता है। और इस हॉस्पिटल की अपनी ही स्थिति जो है वो बड़ी चिंताजनक हो गई है। हम लगातार प्रेस के माध्यम से भी लिखित रूप से भी हर मोर्चे पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि पालमपुर हॉस्पिटल की स्थिति बहुत चिंताजनक है और इस स्थिति को आप ठीक करें। जिस हॉस्पिटल में 8 डॉक्टर ही कम है, जिस हॉस्पिटल में अभी तक पिछले 1 साल से अल्ट्रासाउंड करने की व्यवस्था ही नहीं है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर ही नहीं है, ऑर्थो के डॉक्टर ही नहीं है, तो उस हॉस्पिटल के बारे में क्या कह सकते हैं हम। और ये रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया। और पीछे तो मुझे 1-2 घटनाएं जो है मेरे ध्यान में आई, मुझे भी बहुत दुख हुआ कि चलो पेशेंट को तो रेफरल हॉस्पिटल बनाया इन्होंने, किसी तरह टांडा कर देते हैं। यहाँ पर जो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि अचानक किसी का निधन हो गया हो, चाहे वो एक्सीडेंटल कह लो उसको, चाहे बाई चांस कह लो। एक घटना कंडवाड़ी की, एक हमारे सैनिक, उनका अचानक निधन हो गया और मैं कहीं बाहर था और मुझे टेलीफोन आया कि पालमपुर में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, इसको टांडा करने के लिए कह रहे हैं। और मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। जब मैंने संबंधित डॉक्टर से बातचीत की, मैं कहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं उनसे बातचीत ना करता तो वो जो था पोस्टमार्टम वो कांगड़ा में होना था, टांडा में होना था। ये स्थिति हमारे पालमपुर की हो गई है। सरकार नाम की चीज ही नहीं है। आप गांव की चिंता कर रहे हैं, गांव के हॉस्पिटल की क्या स्थिति हो सकती है जब शहर के हॉस्पिटल की अपनी ये स्थिति है। सच में ही एक जमाना जयराम ठाकुर जी की सरकार का भी था। विपिन सिंह परमार जी हमारे उसमें के स्वास्थ्य मंत्री थे।
पालनपुर हॉस्पिटल का हमने उसमें वो सारा देखा वातावरण। एक डॉक्टर गलती से कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, कांग्रेस वालों ने गेट पर ढोल पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद आना ही था उसने, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास किया। लेकिन यहां तो 1 साल से डॉक्टर की ये स्थिति बनी हुई है, अब क्यों नहीं वो यहां ढोल बजाते हैं। लेकिन ये संवेदनशीलता का विषय है, चिंता का विषय है। अगर हमारी सरकार होती तो इस प्रकार का नहीं होता। लेकिन लोग आज याद कर रहे हैं, आज हमारी सरकार में कभी भी जो टेस्ट थे वो उसका पैसा देना नहीं पड़ता था उनको। आज हर टेस्ट का जो है वो मरीजों को पैसा देना पड़ता है, पर्चियां बनाई जा रही है। ये क्या स्थिति होगी हमारे स्वास्थ्य विभाग की। और अभी तो मैं कल किसी का कह रहा था कि कोई किसके हार्ट की दृष्टि से कोई स्टंट पड़ने थे, डॉक्टर ने 90,000 का बजट बनाकर दे दिया। और जब हमने कहा कि उनका हिमकेयर कार्ड बना हुआ है, उन्होंने कहा कि हिमकेयर कार्ड के जो देनदारियां है हिमाचल की सरकार को 80 करोड़ रुपए हो गई है, इसलिए अब वो कंपनी जो है वो इसलिए तैयार नहीं है। अब मुझे बताओ इससे कौन वर्ग प्रभावित हुआ? गरीब वर्ग प्रभावित हुआ, जो जयराम ठाकुर जी की सरकार में जो हिमकेयर कार्ड का एक जिसको सौगात मिली थी एक अपने इलाज करवाने के लिए, आज वो चीजें सारी ध्यान में आ रही है। तो कुल मिलाकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो हमारी ये व्यवस्था है, ये पूरी तरह प्रदीप जी चरमरा गई है। गरीब लोगों को इससे बहुत जो है वो पीड़ा हो रही है। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूं कि अब वेट करना पड़ेगा, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो सारी चीजें यथावत पहले की तरह होगी। मैं आज की बेला में इतना ही कह सकता हूं। सर, एक और सवाल बेसहारा पशुओं को लेकर है। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव जब आए थे तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे ये किए गए थे कि ये जो बेसहारा पशु हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनसे स्कूली बच्चों को जो है डर रहता है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, इनको जो है सही तरीके से, सही व्यवस्थित रूप से शेल्टर किया जाएगा या शेल्टर में रखा जाएगा। कितना आप मानते हैं कि कितना इस मुद्दे पर काम हुआ है और कितने आवारा पशु या यूं कह सकते हैं बेसहारा पशु कम हुए हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में? प्रदीप जी, मैं अगर सच में कहूं तो ईमानदारी से अगर इस दिशा में कोई प्रयास हुआ है तो पिछली भाजपा की जयराम ठाकुर जी की सरकार में हुआ है। उन्होंने एक गौ सदन आयोग की रचना करने के उपरांत संबंधित विभाग के द्वारा हर प्रदेश में इस प्रकार की जहां जहां समस्या थी उनकी व्यवस्था बनाने के लिए बजट का भी प्रावधान किया और सरकार की इच्छा शक्ति भी जो है वो आम समाज में देखने को मिली। हमारा अगर मैं पालमपुर क्षेत्र की बात करूं तो पिछली बीजेपी की सरकार में ही भूमि का चयन हुआ, उसी सरकार में वो गौ सेंचुरी बनकर तैयार हुई और आज मैं कह सकता हूं कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतने जो है बेसहारा पशु वहां पर पहुंचाए भी गए हैं। बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि 2 साल पहले हमारी सरकार जाने के बाद जो हमने वो तैयार किया था वो खंडर में बन गया, लेकिन जनता को आंदोलन करना पड़ा, सरकार को जगाना पड़ा, फिर वो मजबूरी में सरकार को जो है वो उस दिशा में काम करने पर जो है वो मजबूर होना पड़ा। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जो हमने एक प्रयास किया था, जो कल्पना की थी, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आ रही है। लेकिन पशु कम नहीं हुए। आज मैं देख रहा हूं धर्मन से लेकर बनूरी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर या हमारा ये जो नगरी वाला क्षेत्र है उससे ज्यादा बेसहारा पशु हम सड़कों में देख रहे हैं। तो इनकी व्यवस्था किसने करनी है? सरकार ने करनी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और हमारी एक पालमपुर की जो यहाँ पर व्यवस्था है वो बताए कि यहाँ पर उन पशुओं के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पशु बढ़ रहे हैं और उससे कभी कभी तो अप्रिय घटना भी घट जाती है, कभी कभी किसी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। किसानों की बात तो छोड़ दो, जहां जहां ये पशु यहाँ घूम रहे हैं उन किसानों ने खेती करना बंद कर दी हुई है और फिर सरकार कहती कि हमने इस दिशा में कुछ काम किया है तो ये सड़क में जनता देख रही है। अगर प्रयास हुए हैं तो ये सड़कों में पशु क्यों, बेसहारा पशु क्यों घूम रहे हैं? ये प्रदीप जी अपने आप में स्पष्ट है। सर, इस वक्त तो आप विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में आपके काम जो है वो सरकार के हिसाब से नहीं हो पाएंगे, ये साफ तौर पर है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं और वो कांग्रेस के ही काम होंगे। लेकिन एक राहत की बात आप लोगों के लिए है, 1423 घर यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पालमपुर विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? केंद्र की तरफ से
ये घर जो है प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत तमाम विधानसभाओं के लिए जो है वो स्वीकृत किए जाते हैं। 1423 घर पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रदीप जी, ये पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोगों का ये सौभाग्य है कि उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से है। और नरेंद्र भाई मोदी जी हर वर्ष ऐसे गरीब परिवारों की चिंता करते रहते हैं। और मैं विशेष तौर पर एक और सौगात उनकी पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1423 घर उन्होंने सैंक्शन किए हैं। मैं पालमपुर की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। 1423 घर की सूचियां हमारे पास आ गई है और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के धन्यवाद पत्र को लेकर घर घर जाकर दस्तक दी है। और उनको ये जाकर बधाई के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपको घर बनाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो उन्होंने अपने नंबर भी दिए हैं, मेरे नंबर भी दिए हैं। उनके पीछे मंशा ये है कि अगर मोदी जी इस प्रकार की दिल्ली से बैठकर इस प्रकार की चिंता कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके इस विशेष अवसर पर उनके भागीदार बने और उनको बधाई दें। और यहाँ पर एक पालमपुर के अंदर क्या हिमाचल में भी एक प्रथा है दुष्प्रचार की कि सैंक्शन घर मोदी जी कर रहे हैं और नाम जो है वो कांग्रेस सरकार का और लेते हैं कि ये सुक्खू सरकार ने किया जी, ये कांग्रेस सरकार ने किया जी, ये यहाँ के स्थानीय विधायक ने किया, जबकि वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। इसमें प्रदेश की सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो स्थानीय विधायक का है ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। इसमें सीधा सीधा जो है पैसा जो है एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हमें मिल रही है। और 1423 घर मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और पालमपुर के जिन लोगों को ये घर मिल रहे हैं वो लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी का इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिला है तो हमारा आशीर्वाद भी अब मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। क्योंकि इससे बड़ा और क्या हो सकता है प्रदीप जी, इनको एक छत जो है मोदी जी पक्की छत बना के दे रहे हैं, ये छोटा प्रयास नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 1423 घर की जो सौगात है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से है। और वही लोग सोशल मीडिया में भी फोटो डालकर मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये एक नया बदलाव है, एक नया परिवर्तन है और एक नई जागृति है प्रदीप जी। अब लोग जो है, जो पहले एक योजना होती थी कि लोगों को हम षड्यंत्र रचकर जो है उनको गुमराह कर दें, अब पालमपुर के लोग क्या पूरे प्रदेश के लोग अब जागृत है और वो किसी के झांसे में और किसी के षड्यंत्र में आने वाले नहीं है। जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कपूर साहब। अब यूं कह सकते हैं कि अगले साल यानी विधानसभा जो है वो चुनाव होने हैं, 2027 के आखिर में वो चुनाव होंगे, लेकिन जो सुगबुगाहट है वो जनवरी से शुरू हो जाती है, यानी 2-3 महीनों के बाद यूं कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष का बिगुल बजेगा और दोनों प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश करने में जो है वो पूरा दमखम लगा देगी। जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां पिछली बार भी आई थी, उसी के तहत एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आता है। कांग्रेस जो है सत्ता में जब आई थी, उन्होंने 10 गारंटियों का वादा किया था और 10 गारंटियों के साथ कई कुछ और दावे भी किए गए थे कि रोजगार 5 लाख मिलेंगे, 58 साल की पक्की नौकरी मिलेगी। आप मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस सरकार कहती है उन्होंने 10 में से 5 वादे जो है वो पूरे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आप ही के कई वरिष्ठ नेता ये सीधे तौर पर कहते हैं कि धरातल पर एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। त्रिलोक कपूर के हिसाब से कितने वादे प्रदेश सरकार ने पूरे कर दिए हैं 10 में से, और क्या 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है? क्या वो गारंटियां जो धरातल पर दी गई थी वो हिमाचल प्रदेश में नजर आई है? प्रदीप जी, कांग्रेस की जो गारंटियां है ये इनके लिए एक बहुत अपने आप में ये गले की फांस की जो हड्डी है ना वो बनी है जी। क्योंकि ऐसी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दी थी। और गारंटियां जब दी थी तो उसका लाभ उनको ये हुआ कि वो राजस्थान की सत्ता में भी आए और छत्तीसगढ़ की सत्ता में भी आए।
और जब दूसरी बार चुनाव में जब जनता की अदालत में ये लोग गए, कांग्रेस के लोग, तो लोगों ने जिस प्रकार से उनके साथ जो व्यवहार किया, उसको मैं आपके कैमरे में बता नहीं पाऊंगा। बड़ा शर्मिंदगी पूर्वक उनके साथ जो व्यवहार हुआ, और उसके परिणाम देखने को मिले कि जब परिणाम आया तो छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। सेम स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी है। आप गारंटियों का उल्लेख कर रहे हो, कौन सी गारंटी उन्होंने पूरी की, मुझे बताइए। कल युवा मोर्चा जो है 5 लाख नौकरी, पक्की नौकरी का हिसाब लेके आ रहा है, और मुझे जो जानकारी मिली है उसमें एक भी ऐसा युवा नहीं है जिसको 55 साल पक्की नौकरी मिली हो। 5 लाख तो दूर की बात है। इसी तरह बहनों के 1500 रुपए खाते में डालने का जो विषय था पेंशन का, कम से कम पालनपुर में तो अभी नजर नहीं आया, बाकी स्थिति साफ हो जाएगी 11 सितंबर को। मैं कह रहा हूं कि एक भी गारंटी कुल मिलाकर जो इन्होंने दी है, जिसके दम पर ये सत्ता में आए हैं, वो पूरी नहीं हुई है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनकी अगुवाई में इन गारंटियों को लेकर संगठन के माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता को जागृत करने का काम कर रही है, ताकि जनता द्वारा से इनके चुंगल में ना आए। इसी प्रकार से हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी सदन के अंदर और उनके पूरा विधायक दल एक एक विषय को लेकर जो है सरकार को बेनकाब करने का काम कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी, ये कांग्रेस की सरकार बच पाएगी। और ये जो एक चर्चा शुरू हो गई है कि हिमाचल प्रदेश के इस आने वाले चुनाव में पहली बार ऐसा एक राजनीतिक परिणाम चौंकाने वाला होगा कि जिसकी चर्चा हम कई बार करते रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस बार वो चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा 60 पार होगी और कांग्रेस 8 के करीब होगी। ये 60 और 8 का परिणाम ये निश्चित है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है प्रदीप जी, जिसको लेकर वो जनता के पास जाए, बोलने के लिए है ही कुछ नहीं जी। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं। सर, एक आखिरी सवाल कपूर साहब, जिस तरीके से त्रिलोक कपूर पूरा जोर लगा देते हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में, उस तरीके से परिणाम धरातल पर आ नहीं पाते हैं। और बड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि बाकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, लेकिन पालमपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे बड़े बड़े दिग्गज, यूं कह सकते हैं संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक तो में से एक शांता कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निवास स्थान यहां पर है। बड़े बड़े नेताओं का निवास स्थान यहां पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो कुनबा एकजुट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये कुनबा एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई हरा नहीं सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में हराता है तो खुद भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हराता है। इस बार त्रिलोक कपूर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं और जिस तरीके से धरातल पर आप काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि उसका फल जो है त्रिलोक कपूर को इस बार जो है 2027 में मिल पाएगा? प्रदीप जी, आपने एक प्रश्न में कई विषय ले लिए हैं जी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि, और इस बात को मैं दिल से स्वीकार कर रहा हूं, कि शायद इस बार जिस प्रकार से पालमपुर का संगठन खड़ा हुआ है, इससे पहले इस प्रकार का ना हो। ये सही है कि मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, लेकिन हारने के 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और पालमपुर की जनता के बीच में आ गया। कमियां रही होगी शायद, इसलिए हम चुनाव हार गए। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, ये लोकतंत्र है। लेकिन उससे जरूर सीखा है कि आने वाले समय में कोई कमी ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मैं लगातार 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन में जनता के बीच में खड़ा हूं। मैंने जो मेरे से संभव हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार है, ये सच है, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि जो आपका विषय है ये मेरी सरकार नहीं, पूरा नहीं हो सकता। मैंने हमेशा रचनात्मक तरीके से प्रयास किया है कि आपकी कोई समस्या, उसका समाधान करने के लिए मैं जो मेरे से हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। उनको हौसला देकर मैंने ये एक नया प्रयास शुरू किया था। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 4 वर्षों में मैं लगातार, कोई मुझे पंचायत छोड़ो, कोई घर, कोई गली छोड़ो, कोई घर तक बात कर रहा हूं, हर जगह मैंने दस्तक देने की बात कही है।
और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व दिया है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पार्टी के कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ओहदों पर रहे हैं, ऐसे जिनका नाम श्रीमान शांता कुमार जी है। आज पालमपुर में जो कुछ भी है वो शांता कुमार की ही देन है। और शांता कुमार जी ने अपने पिछले जन्म दिवस पर बड़े भावनात्मक रूप से पालमपुर की जनता से और कार्यकर्ताओं से एक अपील की है कि वो अपने जीते जीते पालमपुर में कमल के फूल को खिलता हुआ देखना चाहते हैं। और जो पालमपुर में शांता कुमार जी की भावना जो व्यक्त हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने भी उसको एक संकल्प के रूप में लेकर अपनी जिम्मेवारी को बढ़ाना शुरू किया है कि तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक शांता जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रदीप भाई कि पालमपुर में आने वाले समय में ये जो माननीय शांता कुमार जी का जो संकल्प लिया है, इसको चरितार्थ होते हुए शांता कुमार जी देखेंगे और निश्चित तौर पर पालमपुर के क्षेत्र में एक नया बदलाव, राजनीतिक बदलाव भी आएगा। और पालमपुर फिर जो 14 साल से वनवास में घूम रहा है, वनवास में है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी और पालमपुर का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगा। ये मैं आज कहना चाहता हूं प्रदीप जी। जी बहुत धन्यवाद कपूर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉलिटिकल टॉक्स विद प्रदीप धीमान स्पेशल शो। तब तक दीजिए इजाजत, नए मेहमान के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।